हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि भाषा को लेकर के जब भी विवाद होता है तो वो किसी भी राजनीतिक सीमा या पॉलिटिकल बाउंड्री के मोहताज नहीं होता है। ठीक इसी कंटेक्स्ट में हमने देखा कि जो बेल्जियम है, यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है जो कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से घिरी हुई है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी है। यहाँ पर हरियाणा को एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, तो पॉपुलेशन में सिंपली जो है हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी पॉपुलेशन यहाँ पर है। सोचिए, हरियाणा एक स्टेट है और यहाँ पे हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं जो कि यूरोप की एक कंट्री है। यूरोप आपका कॉन्टिनेंट है, ये डाउट नहीं होना चाहिए। अगेन, जो वहां का एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक से कई बार ये होता है कि किसी एक क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि सबका नेशनैलिटी और रिलीजन एक ही हो, उनका सोशल कंपोजिशन एक हो सकता है। जैसे हमारे देश में हिंदू मुसलमान एक ही हैं, मतलब एक तरह की साझा संस्कृति है, लेकिन मतलब एक साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन जो उनका रिलीजन है वो डिफरेंट है, नेशनैलिटी एक है। अब वही अगर ये मुसलमान, अगर आप पाकिस्तान के क्षेत्र में चले जाएंगे तो उनकी नेशनैलिटी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये फर्क है, कल्चर सेम होना और नेशनैलिटी अलग होना, ये अलग चीज है। तो ये जो यहाँ का एथनिक कंपोजिशन है स्मॉल कंट्री का, वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स किस लिए है? क्योंकि जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन के हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। अब इसे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज की ही फाइट है। तो टेक्निकली जो 59% लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं और वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। रीजन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो बचे हुए 40% लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं। तो आपके दो रीजन बन गए, एक हो गया फ्लेमिश रीजन, दूसरा हो गया आपका वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में आपके 59% डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, वेलोनिया रीजन में आपके 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। तो सिंपली पकड़िए कि जो डच बोलने वाले 59% लोग हैं और फ्रेंच बोलने वाले 40% लोग हैं, और जो रिमेनिंग 1% बचते हैं जो बेल्जियंस, वो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, अब आपके पास कितना हो गया? 59% हो गया डच बोलने वाले लोग, 40% हो गया फ्रेंच बोलने वाले लोग, और इसमें 1% हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज का यूज करते हैं। अभी हमने क्या बताया था कि जिस भी तरफ से आप जो भी आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री शेयर करते हैं वैसे ही आपके कल्चर और रिलीजन हो जाते हैं। तो एक तरफ जर्मनी है तो इसीलिए 1% लोग जर्मनी बोलते हैं, एक तरफ बेल्जियम के फ्रांस है तो 40% लोग यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं। तो जिसकी साथ आप पॉलिटिकल बाउंड्री शेयर करते हैं तो वहां से आपका आचार विचार व्यवहार भाषा संस्कृति अक्सर वहां से आती है। कहते हैं ना कि सत्संग, आपकी जो भी संगत है उसका असर पड़ता है। तो ये एक तरह से आप चाहे संगत कह लीजिए या किसी भी तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका डिवाइडेशन हो गया। अब ये जो कैपिटल सिटी है, आपको पता है हर कंट्री की एक कैपिटल होती है, हर स्टेट की कैपिटल होती है। कैपिटल का सिंपल सा मतलब है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल वर्क्स हैं उसका सेंट्रल हेड यहीं पर होता है। तो इसीलिए चाहे वो नेशन के कंटेक्स्ट में हो या स्टेट के कंटेक्स्ट में हो, कैपिटल का सिंपल सा यही मतलब है। तो जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है वहां पर 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो है डच बोलते हैं। अगेन ये जो कैलकुलेशन था, 59% लोग डच बोलते थे, 40% लोग फ्रेंच बोलते थे, 1% लोग जर्मन बोलते थे। ये डेटा अलग हो गया। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि जो वहां की कैपिटल है ब्रसेल्स,
वहां की सिर्फ ब्रसेल्स की बात हो रही है, बाकी कैलकुलेशन या बाकी डेटा से अपने को कंफ्यूज नहीं करना है। केवल जो ब्रसेल्स है, जो वहां की कैपिटल है बेल्जियम की, वहां पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। अब ये बताने का क्या मतलब है, क्योंकि जहां भी कैपिटल होगी वहां पर ज्यादातर काम होते हैं, और जिसका भी डोमिनेंस होगा पॉसिबिलिटी है कि वो अपने ज्यादा काम करवा पाने में सक्षम होगा। एक सिंपल सी बात बताइए, आप जिस क्लास में बैठते हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं या हिंदी मीडियम स्कूल में हैं, आप किसी में भी हो सकते हैं। जब आप क्लास में बैठे हैं और मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो अगर उस क्लास में 35 बच्चे जो हैं वो इंग्लिश या हिंदी बोलते हों और बचे हुए क्लास में 5 बच्चे हैं जो सिर्फ उर्दू बोलते हों, तो क्या होगा? जो 5 बच्चे हैं वो अपने आप लेफ्ट आउट हो जाएंगे और जो 35 स्टूडेंट्स का ग्रुप है वो आपस में क्या होगा? डोमिनेंट हो जाएगा। साथ उठना, बैठना, पढ़ना, लाइब्रेरी जाना, खाना खाना, खेलने जाना, उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वे ऑफ ट्यूनिंग है, वो ज्यादा अच्छा होगा उन 35 स्टूडेंट्स में एज पर कंपैरिजन टू वो 5 स्टूडेंट्स। और वो 5 स्टूडेंट्स क्या है? लेफ्ट आउट फील करेंगे। हो सकता है धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कहीं कि अगर हम खेलने जा रहे हैं तो इन 5 बच्चों को नहीं खिलाएंगे, हम आपस में कम्युनिटी लंच कर रहे हैं तो इन 5 बच्चों को अपने पास नहीं बैठने देंगे, हम क्लास में कोई गेम खेल रहे हैं आपस में पेन से या एक दूसरे के साथ पर्ची बना के या जैसे भी हम गेम खेल रहे हैं, तो हम इन बच्चों को शामिल नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? वो 5 बच्चे लेफ्ट आउट फील करेंगे और उन्हें जिस दिन ये महसूस होगा कि हमारा भी ये हक बनता है कि हम भी पब्लिक में जाकर खेलें, हम भी लोगों के बीच बैठें, लोगों के साथ लंच करें, ये हमारा अधिकार है, हमारे साथ ये गलत नहीं होना चाहिए, तो जिस दिन हमें ये महसूस हो जाएगा उस दिन वो 5 बच्चे उठेंगे, रिटेलिएट करेंगे और बाकी के 35 बच्चों से लड़ेंगे। यही सिचुएशन हमेशा होती है, ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच का एग्जाम्पल है। जब भी माइनॉरिटी को लगेगा कि हम सप्रेस हो रहे हैं, हमारा राइट्स कम हो रहा है, तो वो मेजॉरिटी से लड़ेंगे और उतनी ही ताकत से लड़ेंगे जितना माइनॉरिटी की स्थिति खराब की गई होगी। मतलब मेजॉरिटी जितना माइनॉरिटी को पीसेगा, माइनॉरिटी उतनी जल्दी रिबाउंस करेगा। तो यहाँ पर जो ब्रसेल्स है वहां 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% लोग डच। अब बात आती है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ पर, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो रिलेटिवली रिच है। हमने क्या पढ़ा था? 40% फ्रेंच थे और 59% डच थे, है ना? अब ऐसे में यहाँ पर जब फ्रेंच की बात हो रही है तो वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं। तो जब आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ होगा कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए अभी यही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भले ही आप 35 बच्चे एक तरफ हो जाइए, वो 5 बच्चे अलग हैं, अगर वो 5 बच्चे आप 35 बच्चों से, जो आपकी क्लास के 35 स्टूडेंट्स हैं, उन सबसे अमीर हैं, तो वो क्या करेंगे? पैसा खर्च करेंगे। पैसा खर्च किया करने के बाद आप कह रहे हैं हम उन्हें, आप उनको गेम नहीं खिलाएंगे, तो वो अपना अलग से प्लेग्राउंड खरीद लेंगे, वो अपना अलग से फुटबॉल खरीद लेंगे, क्रिकेट खरीद लेंगे, वो पैसे दे के प्लेयर्स बुला लेंगे, टीचर हायर कर लेंगे। आप कह रहे हो आप उनके साथ कम्युनिटी लंच नहीं करोगे, वो पूरा का पूरा होटल ही अपना बनवा लेंगे। तो ये डिफरेंस समझ रहे हैं? ये एक एग्जाम्पल है कि जब भी कोई कम्युनिटी रिच होगी तो वो अपने सारे काम इजीली एक्सेस करवा लेगी। अब हम ये स्टेट के टर्म्स में जब बात करें तो कोई कम्युनिटी रिच होगी तो वहां का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी पॉलिटिकल सर्किल है, वो उस पार्टी के प्रभुत्व में होगा, भले ही वो माइनॉरिटी हो। तो यहाँ पर जो 40% फ्रेंच हैं उनके पास पैसा है, और जो डच कम्युनिटी है 59% की, उसके पास पैसा आने में काफी समय लगा और इसीलिए जो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो काफी धीमा हुआ और एजुकेशन उनके पास काफी बाद में आ पाई। सामान्य भाषा में
हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसके पास भी पैसा है वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देगा, अच्छा फूडिंग देगा, अच्छा लॉजिंग देगा, अच्छा एकोमोडेशन देगा, और जब उसके बच्चे पढ़ लिख के शिक्षित होंगे तो वो समाज की बाकी चीज़ों को जान पाएंगे और वो उसके लिए अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। तो इस तरह की परिस्थिति तभी पॉसिबल है जब आपके पास पैसा हो। तो इस कंपैरिजन में फ्रेंच कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास पैसा ज़्यादा था। तो जो रिसोर्सेस तक का जो एक्सेस था वो डच कम्युनिटी को बहुत बाद में मिला, और यही रीजन था कि दोनों जो कम्युनिटीज हैं, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी, दोनों के बीच में कोलैप्स हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। आप ऐसे मान लीजिए कि बगल में घर है एक फ्रेंच कम्युनिटी वाले का, यहाँ पर घर है डच कम्युनिटी वाले का। इसके घर में प्रॉपर लाइट नहीं आ रही, उसके घर में लाइट आ रही है। फ्रेंच स्पीकिंग वाला अच्छा खाना खा रहा है, डच वाले के पास 2 टाइम का खाना नहीं है। फ्रेंच का जो बच्चा है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के स्कूल जा रहा है, वो भी कार में जा रहा है, और डच वाले के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो स्कूल जा पाए। तो जब रेगुलर कंपैरिजन होगा और जब एक वर्ग के पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो ऑब्वियसली जो ये वर्ग है वो अपने आप क्रोधित होगा, कुंठित होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। लेकिन इस प्रोसेस में भी टाइम लगता है, क्योंकि तुरंत अवेयरनेस कभी भी नहीं आती है। तो जो टेंशन है वो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच लगातार चल रहा था। इस समय ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। और ये जो ज्यादा टेंशन वाली स्थिति थी कहां पर थी? ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स में क्यों थी? मैंने आपको पहले भी बताया, जहां भी कैपिटल होगा उस कैपिटल से ही सारे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस कंप्लीट होंगे। तो जितने भी डिसीजंस हैं कैपिटल में होते हैं, तो वहां पर ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ने लग गई थी। दोनों कम्युनिटीज के बाद टेंशन काफी ज्यादा थी। ब्रसेल्स की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, डच स्पीकिंग जो भी लोग थे वो मेजॉरिटी में थे, बट कैपिटल में माइनॉरिटी में थे। अब यहां पर दिक्कत आ गई। भाई अगर आपको किसी भी तरह का परिवर्तन करना है तो आप कैसे करेंगे? उस परिवर्तन के लिए जरूरी यह है कि आप मेजॉरिटी में हो, लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटी वाली सिचुएशन हो रही थी। अब इस सिचुएशन को हम दूसरी कंट्री से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, उसका नाम है श्रीलंका। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो हम पढ़ रहे थे बेल्जियम के कंटेक्स्ट में, जहां पर 2 कम्युनिटीज हैं जिसकी वजह से टेंशन देखने को मिल रही थी। अब हम आ रहे हैं, वहां पर एक डच कम्युनिटी है, दूसरी फ्रेंच कम्युनिटी है। इन दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी, अपने अधिकारों को लेकर के ही लड़ाई होती है। अब हम और आगे जाते हैं, यहाँ पर श्रीलंका की बात हम करेंगे। श्रीलंका कहाँ है? उससे पहले एक बार आप मैप को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। ये जो मैप दिया है ये दोनों कम्युनिटीज को दिखाने का काम कर रहा है। बेल्जियम की जो दोनों कम्युनिटीज हैं वो शो कर रहा है। ये आपका डच स्पीकिंग है और नीचे वाला आपका फ्रेंच स्पीकिंग एरिया है, और ये हिस्सा आपका जर्मन स्पीकिंग है, और ये आपका ब्रसेल्स कैपिटल रीजन का हिस्सा है। तो ये आपका मैप हो गया। अब हम आगे आते हैं, श्रीलंका की बात हम लोग कर रहे थे। श्रीलंका इंडिया के साउथ के हिस्से में है और एक कोस्टल एरिया के आसपास आप कह सकते हैं। जो इंडिया का सबसे नीचे का हिस्सा है, जहां आपका केरल है, तमिलनाडु है, उसके नीचे एक छोटा सा द्वीप है जिसे हम श्रीलंका कहते हैं। एक आइलैंड नेशन है क्योंकि चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है।
ऐसे में आपको ये देखना होगा कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है। ये सदर्न कोस्ट आपका वही तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर सदर्न के हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। ये मैपिंग जब मैं कराऊंगा तो उसमें आपको कंट्रीज थोड़ा स्पेसिफिक आपको देखना होगा, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, आपको मैपिंग हर जगह काम आने वाली है। तो ऐसे में यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी है, 2 करोड़ है, जितनी हरियाणा की है। अगेन हरियाणा को एक स्पेसिफिक रीजन मान के शो किया है। वहां पे बेल्जियम जब हमने देखा था तो हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उसका आधा था, 1 करोड़ था। यहाँ पर कह रहा है श्रीलंका में हरियाणा के बराबर पॉपुलेशन है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है। और जैसे कि साउथ एशिया रीजन में हर जगह देखने को मिलता है, वैसे ही यहाँ पर डाइवर्स पॉपुलेशन है। डाइवर्स का सिंपल सा मतलब है कि अलग अलग समूह से जुड़े हुए लोग यहाँ पर होंगे। यहाँ के जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं वो हैं सिंगला स्पीकर्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 क्लासिफिकेशन आ जाएगा। एक है सिंगला स्पीकर्स जो कि 74% हैं, और दूसरे हैं तमिल स्पीकर्स जो आपके 18% हैं। तमिल जो स्पीकर्स हैं उसमें ऑब्वियस सी बात है कि 2 सब ग्रुप हैं। अब पहले रुक के ये देख लीजिए कि कहीं पर भी, जैसे वहां हम देख रहे थे 59% डच और 40% फ्रेंच, तो वहां पर रेशियो फिर भी 20% के अमूमन 19% के आसपास की गैपिंग बता रहा था। तो जहां पर कम और मतलब लगभग लगभग बराबर का रेशियो है तो वहां ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब स्थिति ऐसी हो जाए कि एक वर्ग बहुत ज्यादा है, दूसरा वर्ग कम है, सिंपल भाषा में पहले तो लड़ना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि 40 बच्चे हैं, अगर 20 मतलब लड़के हैं, 40 लड़के हैं और 20-20 के ग्रुप में डिवाइडेड हैं, आपस में लड़ाई हो जाए तो भी पॉसिबिलिटीज है कि दोनों बराबर से लड़ेंगे। इसको और थोड़ा हम आगे कर दें कि मान लीजिए एक तरफ 25 है, दूसरी तरफ 15 है, फिर भी लड़ेंगे। अब मान लीजिए कि एक तरफ 35 है, दूसरी तरफ 5 है, तो पता है कि जो 5 है वो एक्सप्लॉइट ही हो जाएंगे या उनके साथ बुरा ही होगा। तो जब नेशन के कंटेक्स्ट में भी बात करते हैं तो जो पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है, पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसको अपने पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स और ह्यूमन राइट्स प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इसीलिए पावर शेयरिंग की बात की जाती है, जहां पर अलग अलग इंस्टीट्यूट ये तय करते हैं कि हर वर्ग को बराबरी से हर चीज मिले। इसीलिए देश में न्यायपालिका जुडिशियरी है जो ये तय करती है कि जिस भी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा हो उसको सपोर्ट बराबर मिले। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि सिंगला स्पीकर्स काफी ज्यादा हैं और वो 74% हैं और जो तमिल स्पीकर्स हैं वो 18% हैं, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि जो सिंगला स्पीकर्स हैं उनका जो वर्चस्व है, जो दबदबा है, जो कंट्रोल है, जो डोमिनेंस है, जो पावर है, वो ज्यादा होगी और उनका हर एक चीज पर कंट्रोल होगा। अब ये जो 18% थे, इनमें से एक है श्रीलंकन तमिल जो कि 13% हैं, और जो बचे हुए लोग हैं उनको हम कहते हैं इंडियन तमिल्स। अभी तक हमने देखा सिंगला और तमिल में थे, 74% सिंगला थे, 18% तमिल थे। अब तमिल में श्रीलंकन जो तमिल है वो 13% है और जो बाकी बचा हुआ एरिया है उसमें इंडियन तमिल्स हैं। अब सवाल ये आता है कि इंडियन तमिल्स वहां कैसे गए। इंडियन तमिल्स वहां पर गए जब कॉलोनियल पीरियड था। कॉलोनियल पीरियड से मतलब है कि जब अंग्रेजों ने अलग अलग देशों पर कब्जा करके रखा था और उनसे सारे तरह के लाभ प्राप्त कर रहे थे। कॉलोनी का सिंपल सा मतलब यह है कि मान लीजिए ब्रिटेन के पास अपना एक राज्य है और उसने इंडिया को आकर के अपनी कॉलोनी बना लिया, जहां पर
एक तरह से मान लीजिए आपके पास घर है, घर के बगल में आपने एक दूसरा छोटा सा घर बना लिया जहां आप गाय भैंस बांधते हैं या किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन उनका खुद की कंट्री थी और अलग अलग देशों को कॉलोनी बनाया, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को कंट्रोल किया और वहां की इकोनॉमी को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। मतलब जितना ज्यादा फायदा आप उस जगह से निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। तो इंडिया को भी कॉलोनी बनाया, अफ्रीका है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया, अलग अलग देशों को इसी तरह अलग अलग यूरोपियन देशों ने कॉलोनी बनाया, वहां से जितना हो सकता था एक्सप्लॉइट किया और ज्यादा से ज्यादा पैसा लेके गए। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था, यहाँ का जो कोहिनूर हीरा है वो भी लेकर के चले गए। तो अगेन जब वो कॉलोनियल पीरियड चल रहा था तो उन्हें, क्योंकि वो तो अपने को नवाब समझते थे कि हम बेहतर स्थिति में हैं, तो उन्हें लोग चाहिए थे काम करने वाले। तो उन्होंने जिन लोगों को जो भी लोग होते थे उनको एक लेबर की तरह लेकर के जाते थे, उन्हें गुलाम कहिए, दास कहिए, श्रमिक कहिए, लेबर कहिए, और ले जाकर के उनको वहां रख देते थे कि लो अब यहाँ के सारे काम करो, और उनसे बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाते थे। तो वही लोग जो साउथ इंडिया के थे, जो यहाँ के थे, तमिल लैंग्वेज बोलते थे, उनको ले जाकर श्रीलंका में रखा गया। और जब वो लोग उस समय से लेकर के धीरे धीरे उनका परिवार वहीं बस गया, उनके जो बच्चे हुए, उनका जो परिवार हुआ, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ते चले गए। तो जब उनका जो परिवार था वहां पे रहा तो वो कहे गए क्या, इंडियन तमिल्स। तो ये वही लोग थे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे। तो अब यहाँ पर एक हो गया सिंगला 74%, श्रीलंकन तमिल्स हो गया 13%, रिमेनिंग हो गया आपका इंडियन तमिल्स। अब यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन है, सिंगला और तमिल। अगेन जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो कंसंट्रेटेड हैं पूरे के पूरे नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अगर आप श्रीलंका का मैप ऐसे करके बनाएंगे तो मान लीजिए ये आपका इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है और ये आपका तमिल श्रीलंका है, उस हिसाब से थोड़ा बड़ा ही बना है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो कंसंट्रेटेड थे नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, तो इस वाले एरिया को आप कह लीजिए कि यहाँ पर श्रीलंकन तमिल पाए जाते थे। इस एरिया में वो लोग कंसंट्रेटेड थे और जितने भी सिंगला स्पीकिंग लोग थे वो सबके सब बुद्धिस्ट थे। ठीक है, ऐसे में जितने भी तमिल थे वो सबके सब या तो हिंदू थे या फिर मुसलमान थे, और 7% के आसपास क्रिश्चियन थे, जो कि तमिल और सिंगला दोनों थे। तो मतलब यहाँ कम्युनिटी क्या हो गई, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी हो गए जो सिंगला कम्युनिटी से थे, उसके बाद आपके हो गए हिंदू मुस्लिम जो आपके तमिल के तौर पे थे, और क्रिश्चियन थे जो सिंगला और आपका क्या कहते हैं तमिल दोनों थे। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि जब पॉपुलेशन आपकी कम होगी तो रिसोर्सेस पे जो आपका कंट्रोल है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ऐसे में इमेजिन करिए कि क्या सिचुएशन होगी अगर बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है वो अपने नंबर का फायदा उठाए। हमने क्या देखा था, डच कितने थे 59% और फ्रेंच कितने थे 40%। तो अगर क्या हो डच कम्युनिटी अपना एडवांटेज उठाए अपने न्यूमेरिक मेजॉरिटी का, और जो भी फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं उन पर अपनी सारी बातों को थोप दे, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर इमेजिनेशन के लिए कहा गया है। तो ये क्या करेगा, अपने आप में एक कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करेगा, दोनों कम्युनिटीज फिर से लड़ना शुरू कर देंगी, और साथ ही पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह के पार्टीशन की बात होने लगे
और ब्रसेल्स पर किसका कब्जा होगा, इस बात को लेकर के विवाद बढ़ने लगेगा। अभी सिंपल टर्म्स में हमने यही बताया कि अगर कहीं पर भी जो भी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में होगी वो रिसोर्सेस पे कंट्रोल रखने की कोशिश करेगी, उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी प्रॉपर पुलिसिंग मिलेगी, प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी, अपने बिजनेस स्टेब्लिश करेगी, धन धान्य संपन्नता जो भी आप कहिए, हर तरह से उसका अपना डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा। लेकिन जो कंट्रोल में नहीं है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे और कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो ठीक उसी तरह श्रीलंका में सिंगला कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ऐसे में क्या स्थिति बनती है वो हम देखेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जो भी मेजॉरिटी में पॉपुलेशन होगी वही ज्यादा रिसोर्सेस को ऑक्युपाई करेगी। तो ठीक वहां पर हमने क्या देखा था, डच 59% पॉपुलेशन थी, लेकिन मेजॉरिटी में होने के बाद रिसोर्सेज ज्यादा डच के पास नहीं थे, जबकि 40% फ्रेंच होने के बावजूद उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे। तो ठीक इसी तरह जब हम बात करते हैं यहाँ पर श्रीलंका में जो मेजॉरिटी है वो पॉपुलेशन सिंगला है और उनका कंट्रोल है, बाकी बचे हुए में आपका श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल और क्रिश्चियंस आते हैं। इसके बाद अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, कि जब भी कोई पार्टी हो, लोग हों, किसी भी तरह का एथनिक या सोशल ग्रुप हो, जब वो मेजॉरिटी में होता है तो किस तरह के इम्पैक्ट देश में पड़ते हैं या किस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, इसे अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो वो आप पूछ सकते हैं।